सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उसका स्टडी पे। और दोस्तों, ये क्लास RS प्री एग्ज़ाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको डेली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न RS प्री एग्ज़ाम की दृष्टि से करवाता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है वो आपका तप्स ड्रोन से संबंधित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि जो तप्स है UAV जिसे हम बोलते हैं, उसके बारे में हमें जो भी कथन दिए गए हैं उन पर हमें विचार करना है। पहला कथन देखिएगा कि जो तप्स UAV है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक लंबे समय तक चलने वाला ड्रोन है। यानी UAV का मतलब क्या होता है? ड्रोन। इसकी फुल फॉर्म की भी बात हम करेंगे, लेकिन एक बार आप समझिएगा, जो पहला कथन है वो आपका गलत है। ठीक है, दूसरे कथन की बात करते हैं कि ये 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। ये भी कथन गलत है। उसके बाद में बात करें कि इसमें स्वायत्त रूप से या रिमोट कंट्रोल के माध्यम से उड़ान भरने की क्षमता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ड्रोन है तो ड्रोन दोस्तों आप सभी को पता ही है, ये या तो ऑटोमेटिक या फिर हम इसको रिमोट के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, हमसे पूछ क्या रहा है, तो उपयुक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो दो तो कथन गलत हैं, एक ही सही है, तो हम कहेंगे केवल एक कथन सही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो दो कथन हैं वो गलत कैसे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये तप्स है, तप्स इस जो कि एक ड्रोन है, इसका पहले क्या नाम था? तो रुस्तम सेकंड। ये आप याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये आप याद रखिएगा, वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा इसका निर्माण किया गया या फिर इसको विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित नहीं किया गया है। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो आप कहेंगे वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया है। और दोस्तों, ये जो ड्रोन है ये 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता है। और ऊपर उस कथन में क्या था कि 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकता है, तो वो कथन गलत है। और इसमें दोस्तों जो ये ड्रोन है UAV है तप्स, इसमें DRDO द्वारा विकसित सी बैंड फ्रीक्वेंसी डेटा लिंक है, उसका उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ये लगभग हम कह सकते हैं कि 250 या फिर 250 प्लस से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ये UAV क्या होता है। और ये तप्स जो कि BH फर्स्ट इसको बोलते हैं, सॉरी 201 इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले बात करें UAV जिसे हम साधारण भाषा में ड्रोन बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है अनमैनेड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनमैनेड एरियल व्हीकल है इस UAV का पूरा या फुल फॉर्म हम कह सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो हमारा तप्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये देखिए, ये तप्स है जो एक एयरक्राफ्ट के रूम में होता है, तो इसकी फुल फॉर्म है टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉरिजन 201। ठीक है, याद रखिएगा, तप्स BH 201। तो याद रखिएगा, ये इस तप्स ड्रोन की फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार से छोटा एयरक्राफ्ट आप बोल सकते हैं, जो किसके द्वारा विकसित किया गया? तो हम बात कर सकते हैं एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो किसके द्वारा की जाती है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा की जाती है। लेकिन विकसित किसके द्वारा किया गया है? तो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों बातें याद रखिएगा। ये आपके सामने तप्स जो आपका BH 201 है, इसकी फ़ोटो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ब्रिक्स का जो 15वां सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन, कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका का फेमस शहर जोहान्सबर्ग में हो रहा है। तो वहाँ पे जो ये सम्मेलन हुआ उससे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए एक क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यानी ब्रिक्स है क्या वास्तव में? 5 औद्योगिक देशों का एक समूह है, 5 परमाणु शक्तियों का एक समूह है, या फिर 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, या फिर वैश्विक दक्षिण के देशों से 5 संभावित रूप से मजबूत UNSC सदस्यों का एक समूह है। तो दोस्तों, जो ये ब्रिक्स आपका क्या है? 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स का हाल ही में
15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में हुआ है। वहाँ पे इस ब्रिक्स में अभी हाल ही में 6 जो देश हैं वो भी ऐड किए गए हैं नए, उनका नाम आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश में एक आर्टिकल है कि साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा हु इज होस्टिंग द ग्रुप समिट इन जोहान्सबर्ग सेड दैट अर्जेंटीना, ये 6 देश हैं, अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वुड बिगिन देयर मेंबरशिप इन जनवरी। यानी दोस्तों ये जो 6 देश हैं ये जनवरी 2024 में ब्रिक्स की मेंबरशिप ले लेंगे। तो ये कौन कौन से देश हैं, एक बार फिर से मैं नाम रिपीट कर देता हूँ। अर्जेंटीना, उसके बाद में इजिप्ट जिसे हम मिस्र बोलते हैं, ईरान, तीसरा देश है इथियोपिया, चौथा, उसके बाद में 5वां और छठा सऊदी अरेबिया और द यूनाइटेड अरब इमरात या UAE बोल सकते हैं आप। ठीक है, इस मेंबरशिप में या इस जो सदस्यता के बारे में जो शी जिनपिंग है उनके द्वारा एक बात की गई, जो कि चाइनीज़ लीडर हैं। द मेंबरशिप एक्सपेंशन इज हिस्टोरिक, यानी जो ये मेंबरशिप मतलब सदस्यता विस्तार है ये ऐतिहासिक है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया इस विषय में, तो शी जिनपिंग के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्रिक्स, जिसमें पहले जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें 4 देश थे। कौन कौन से, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना। ठीक है, 5वां देश उसमें शामिल हुआ था, वो हुआ था दक्षिण अफ्रीका। और बात कर लेते हैं कि जो ब्रिक्स है इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो 2009 में रूस के एक शहर है येक्टेरिनबर्ग में। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद में बात करें कि दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में 15वां शिखर सम्मेलन हुआ है, किसका, ब्रिक्स का। तो दक्षिण अफ्रीका इस ब्रिक्स में कब शामिल हुआ, पहले ये ब्रिक्स था, उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका ऐड हुआ कब, दिसंबर 2010 में, और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख रही है जो ये आपका जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में 22 अगस्त 2022, पीछे तारीख भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये 15वां इसका ब्रिक्स का समिट हुआ था और ये आपके ब्रिक्स लीडर्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये ब्रिक्स के बारे में बातें याद रखिएगा, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला कथन है स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। ठीक है, दूसरा कथन है भारत में पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापना कर्नाटक में है। तो यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं हमें बताना है। तो बात करते हैं, पहला जो कथन है पवन ऊर्जा क्षमता में बात करें, जो अप्रैल 2023 में एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट आई थी उसके आधार पे बात करते हैं, तो पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व स्तर पर 4थे स्थान पे है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पहला कथन तो हमारा गलत हो जाता है, ये कह रहा है 5वें पे, नहीं 4थे स्थान पे है भारत। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापना कर्नाटक में है। नहीं, भारत में पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापना है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों ही कथन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत। और हमसे पूछा गया कि कौन से सही हैं, तो हम देख लेते हैं, न तो 1 और न ही 2, तो हमारा 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी दोनों ही कथन गलत हैं, सही एक भी नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हल्दी उत्पादक और निर्यातक देश है, तो ये हमारा देश भारत। याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं हल्दी के बारे में थोड़ी। भारत है वो दुनिया में हल्दी का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। लगभग बात करें विश्व की 80% हल्दी है उसका उत्पादन भारत करता है और निर्यात भी सबसे ज़्यादा भारत करता है। इसका उपयोग बात करें हल्दी का, तो हमारे जितने भी धार्मिक समारोह हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें मसाले के रूप में डाई, दवा और कॉस्मेटिक्स क्रीम्स, कॉस्मेटिक भी इससे बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो हल्दी के बारे में बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित विकल्पों जो विकल्प दिए गए उन पे हमें विचार करना है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब आपसे पूछा गया है इंडियन ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है कि महादायी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। महादायी जो नदी है, ठीक है, ये मुख्य रूप से बात करें कर्नाटक से निकलती है और गोवा में बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। तो ये विवाद होगा गोवा और कर्नाटक का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि महादायी जल विवाद किन राज्यों के मध्य हैं, तो हमारा 1 व 3
यानी बी नंबर ऑप्शन ये देखिएगा राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। ये भी भारत की भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन है कि अमरावती, अरखविथी, भवानी, चिनार, हेमावती, होन्निकोल, कामिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो याद रखिएगा ये जो ऊपर सारी नदी दी गई है ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये एक बार आप देख लेना इनको, ये कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बात हो रही है मैंग्रोव क्षेत्र की कि विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया। तो बात करें विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा है वो इंडोनेशिया का है। कितना है? 21%। सीधी बात है, याद रखिएगा विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है? तो इंडोनेशिया का। कितना? 21%। भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव क्षेत्र या वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य और निशांत क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, लड़ाकू इंजीनियरिंग उपकरण है, नौसेना प्रणाली है या फिर UAV है, यानी हम कह सकते हैं ड्रोन है। तो ये जो लक्ष्य और निशांत है दोनों ही क्या है? ड्रोन है, मानव रहित हवाई वाहन जिसे हम बोलते हैं अनमैनेड एरियल व्हीकल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो CRISPR-Cas9 है ये तकनीक हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके RS प्री एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो ये आप ध्यान से क्वेश्चन समझ लेना। वास्तव में सबसे पहले बात करेंगे CRISPR क्या है और CRISPR-Cas9 क्या है। इसके संदर्भ में हमें जो भी कथन दिए गए उन पे हमें विचार करना है। तो ये कथन देखिएगा और उसके बाद हमें कितने कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि CRISPR, इसकी फुल फॉर्म भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक जीन संपादन तकनीक है। तो याद रखिएगा CRISPR क्या है? एक जीन संपादन तकनीक है, ठीक है। इसमें बाहर से किसी नए जीन का प्रवेश शामिल है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और बात करें कि सिकल सेल एनीमिया पहली बीमारी है जिसे भारत में CRISPR आधारित चिकित्सा के लिए लक्षित किया गया है, तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन से कथन सत्य हैं। तो केवल 2 कथन सत्य हैं, ठीक है। एक कथन गलत है तो 2 कथन सत्य हैं। अब हम बात करते हैं इस CRISPR-Cas9 के बारे में। ये CRISPR टेक्नोलॉजी क्या है? तो देखिएगा जो सिकल सेल एनीमिया है उसको ठीक करने के लिए भारत ने 2021 में CRISPR जो ये तकनीक है इसके लिए इसको विकसित करने के लिए 5 साल की एक परियोजना को मंजूरी दी थी। कब? 2021 में। तो याद रखिएगा जो आपकी सिकल सेल एनीमिया बीमारी है जिसे भारत में CRISPR आधारित चिकित्सा के लिए लक्षित किया गया, तो बिल्कुल सही है। और कब किया गया? 2021 में 5 साल की ये परियोजना रखी गई। और इस CRISPR का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसस्पेंस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस CRISPR की फुल फॉर्म है। 2-3 बार इस फुल फॉर्म को देख लेना, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये CRISPR क्या है। तो इसमें ये क्या है? वास्तव में एक जीन संपादन तकनीक है। इसमें जो मैंने अभी नाम आपको बताया Cas9, तो ये क्या है? ये इसमें प्रोटीन है, एक विशेष प्रकार का क्या है? प्रोटीन है Cas9। आपसे पूछा जा सकता है, मैंने जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो रेड कलर में आपको दर्शा रखी है। तो Cas9 क्या? एक विशेष प्रोटीन है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? जो भी इस प्रोटीन का उपयोग हम करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की नकल करती है। कौन सा प्रोटीन? ये Cas9 जो कि एक विशेष प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें जीन संपादन तकनीक है जिसमें न तो किसी दूसरे जीन को प्रवेश करवाया जाता है बल्कि इसमें क्या किया जाता है? Cas नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। और जो वायरस के हमलों से लड़ने वाले बैक्टीरिया हैं उनमें जो प्राकृतिक रक्षा तंत्र है उसकी नकल की जाती है और उसके बाद में उस नकल करके एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र है वो उस वायरस के विरुद्ध विकसित कर लिया जाता है। तो ये आपकी CRISPR तकनीक है। ऐसा ही हमने सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है उसको ठीक करने में या इसके विरुद्ध ये CRISPR तकनीक विकसित करने के लिए हमने ये 2021 में 5 साल की परियोजना मंजूरी दी थी। किस बीमारी के विरुद्ध? सिकल सेल एनीमिया। और ये मैंने अभी आपको बताया CRISPR-Cas9 तकनीक है ये है क्या? तो
इसमें आपको क्या बताना है कि जो Cas9 नामक एक प्रोटीन है विशेष, इसका उपयोग करके हम वायरस के जो हमले हैं उनसे लड़ने के लिए जो बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र है उसकी नकल करके, यानी उसकी जो बायोटेक इंजीनियरिंग के माध्यम से कटिंग करके, ठीक है, इसमें हम एक नकल करके बड़ा वायरस के विरुद्ध प्राकृतिक रक्षा तंत्र विकसित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा कि जो FIDE शतरंज विश्व कप है जो कि हाल ही में 2023 की अजरबैजान के राजधानी बाकू में हुई थी, उसमें विजेता कौन बने? तो याद रखिएगा कौन बने? मैग्नस कार्लसन। और हमारे जो आर प्रज्ञानंद है ये बने फर्स्ट रनर अप। ठीक है, इन दोनों का फाइनल हुआ, उसमें मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं इन्होंने विजय प्राप्त की और हमारे आर प्रज्ञानंद है वो इस फाइनल में हार गए। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे ये जो खिलाड़ी हैं जो FIDE शतरंज विश्व कप है उसके फाइनल में पहुंचे। और बात कर लेते हैं कि जो ये कार्लसन है इन्होंने अपना पहला FIDE विश्व कप खिताब जीता है। ठीक है, अगर हमारे आर प्रज्ञानंद जीत जाते तो उनका भी ये पहला खिताब होता। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्लसन ने क्या किया है, अपना पहला FIDE विश्व कप खिताब जीता है। और हम बात करें कि विश्वनाथन आनंद के बाद फाइनल में पहुंचने वाले प्रज्ञानंद है वो पहले भारतीय हैं। ठीक है, उनके बाद, और ये हम बात करें कौन से भारतीय हैं तो विश्वनाथन आनंद के बाद तो ये पहले हैं, लेकिन कुल मिला के हम बात करें तो दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि FIDE शतरंज विश्व कप 2023 कहाँ पे हुआ? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में। ठीक है, तो सारी बातें आप याद रखिएगा। इसके बाद में एक ब्रिक्स का ओवर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्थापना के बाद, यानी ब्रिक्स की स्थापना के बाद पहली बार इसकी मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी, यानी अभी हाल ही में जो की है वो ये कह रहा है कि पहली ही मेज़बानी थी दक्षिण अफ्रीका की। उसके बाद में दूसरा कथन देखिएगा कि उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत करना शिखर सम्मेलन का विषय था। तो यहाँ पे हम बात करें सही कथन चुनने हैं तो न तो पहला कथन सही है न ही दूसरा कथन सही है, क्योंकि जो स्थापना के बाद दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा, तीसरी बार यानी थर्ड टाइम के इसकी ब्रिक्स की मेज़बानी कर रहा है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करें कि इस ब्रिक्स की अब की बार जो ये 15वां शिखर सम्मेलन हुआ इसकी थीम क्या थी? तो थीम ये आपको नीचे लिखी हुई मिल रही है, याद रखिएगा। पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, ये इस शिखर सम्मेलन का विषय था। तो आप एक बार इसको देख लेना, ऑप्शन में आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको पहचान लेना, उसमें सतत विकास है और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए एक साझेदारी और पारस्परिक रूप से त्वरित विकास। ठीक है, ये इसकी अभी 15वां जो शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ इसकी ये थीम थी। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, और ये क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लग रही है इसका फीडबैक भी आप कमेंट बॉक्स में दे देना। और आपको ये अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।